तो ये जो बेसिक सवाल हमेशा हमारे मन में आता है कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखो, इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल है। पैसा इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम आज कुछ अलग चीजों पर फोकस करेंगे और इन सब को समझने के लिए हमें एक साइकिल को समझना होगा। हम इंडियंस सेविंग में पीछे नहीं हैं, हम पीछे हैं तो इन्वेस्टमेंट में। और इन्वेस्टमेंट में हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस कुछ खास नहीं है। हमारे ना ही स्कूल कॉलेज में ना ही घर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं पे बात ही नहीं किया जाता। देखो, अगर आप बेसिक अपना घर भी चला रहे हो तो उसमें मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन सब के बारे में हमको कहीं पर सिखाया ही नहीं जाता। इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग पैसा सेव तो करते हैं, लेकिन वो कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करते। वो पैसे को घर पर रखते हैं, जिसकी वजह से हमको अपने पैसे पे कुछ रिटर्न नहीं मिल पाता। तो अगर आप चाहते हो कि अपने पैसे पे कुछ रिटर्न लेके आया जाए और अपने पैसे को जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो वैसे वैसे अपने पैसे को बढ़ाया जाए, तो आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। तो जब आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा इकोनॉमी में फ्लो होने लगता है और आपके पैसे से उन कंपनी को पैसा मिलता है, जिससे कंपनी अपना काम बढ़ाने लगती है, ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, जिसका फायदा कंट्री को होता है। तो जब कंपनी अपना काम बढ़ाती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो जिन लोगों को जॉब मिली है उन लोगों को सैलरी भी मिलती है। तो उस सैलरी का कुछ हिस्सा वो एम्प्लॉय कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगेन वो पैसा भी इकोनॉमी में फ्लो होने लगता है। तो ये एक साइकिल है जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन्वेस्ट करने से ना ही सिर्फ आपको बल्कि हमारे कंट्री को भी फायदा होता है, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है। वैसे ही जब आप एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करते हो तो बैंक वो पैसा किसी कंपनी को देती है लोन के माध्यम से, जिससे बिजनेसमैन उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और कुछ प्रॉफिट कमाता है। तो ये एक साइकिल है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। तो चाहे तो आप अपना पैसा बैंक में डालिए या फिक्स डिपॉजिट करिए, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने पैसे को काम पर लगाइए, उसे घर में मत रखिए। अगर आप अपने पैसे को घर में रखते हो तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ना आपको उसका फायदा मिलेगा ना ही हमारे देश को। अगर इन्फ्लेशन क्या होता है ये आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, अगर आपके पास 1000 रुपए है तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और 5 साल बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, 10 साल बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। जैसे कि हम कई बार अपने दादा दादी, नाना नानी को ये कहते हुए सुने हैं कि हमारे ज़माने में ये सारी चीज़ें कितनी सस्ती मिलती थी। तो ये इन शॉर्ट इन्फ्लेशन गैप है। अगर आप अपने पैसे को काम पर नहीं लगाओगे, उसे घर में रखोगे, तो इन शॉर्ट उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, जिसका ना आपको फायदा होगा ना ही हमारे देश को। तो इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ये देखना होगा जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो इन्फ्लेशन से कम है या ज़्यादा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बारे में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है फ्यूचर प्लानिंग, यानी कि जब तक आप काम कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप काम करना बंद कर दोगे तो पैसा कहाँ पे आएगा। तो उसके लिए आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी और रिटायरमेंट प्लानिंग, ताकि जब आप काम करना बंद कर दोगे तब भी आपके पास पैसा बना रहे और पैसा आता रहे। साथ ही आपको अमीर बनने के लिए और अपने डिजायर को पूरा करने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट एक टू वे गेम है, जिससे ना ही सिर्फ आपको बल्कि हमारे कंट्री को भी फायदा मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, यानी वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, कौन सा तरीका आपको सुटेबल पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए और कौन सा नहीं। इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो। पिछले 10 सालों का इन्फ्लेशन 5% के करीब रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पैसे की वैल्यू मेंटेन करने के लिए आपको 5% के ऊपर पैसा कमाना होगा। नॉर्मली सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 5% से कम होता है,
तो अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। जहां तक एफडी की बात की जाए तो ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। कई बार आफ्टर टैक्स रिटर्न 5-6% के करीब आ जाते हैं, जो कि एक खास रिटर्न नहीं होता। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए देख रहे हो तो आप एफडी के बजाय गवर्नमेंट बॉन्ड को देख सकते हो। कई सारे गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अब टैक्स बेनिफिट कितना होगा ये उस बॉन्ड के टाइप पर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की बात की जाए तो ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, इवन एफडी से भी, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट की गारंटी आपको मिलती है। तो फिर चाहे सिचुएशन कुछ भी आ जाए, गवर्नमेंट आपका पैसा आपको जरूर रिटर्न करेगी। इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद आता है इंडेक्स फंड। अच्छे रिटर्न कमाने के लिए इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा रास्ता है, और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई डीप एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास मार्केट का बेसिक नॉलेज हो और आप ये मानते हो कि इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। पिछले 10 सालों की बात की जाए तो सेंसेक्स ने पिछले 10 सालों में 16% कंपाउंडेड सालाना रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है, और उतना रिटर्न कई सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड भी नहीं दे पाए। जब आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी, तो उस कंपनी में आपका वो पैसा उसके वेटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपने सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको उतना रिटर्न मिलेगा जितना सेंसेक्स ने दिया है। कभी कभी थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर भी आ जाता है। अगर आप ये सोचते हो कि अगले 5-10 सालों में इंडिया की ग्रोथ काफी तेजी से होगी, तो फिर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट हर महीने कर सकते हो। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। इंडिया में इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे लोग एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होते हैं जो आपका पैसा मैनेज करता है। एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अच्छा खासा रिसर्च करना होगा। आपको एनालिसिस करना होगा उस म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है। अगर आपको उस म्यूचुअल फंड मैनेजर के स्किल सेट पर भरोसा है तो फिर आप अपना पैसा उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। कई बार एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं और कई बार नहीं कर पाते हैं। एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड का और इंडेक्स फंड में मेन डिफरेंस ये है कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है, एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा मैनेज करने का फंड आपसे बहुत ज्यादा लिया जाता है। अगर वहीं बगल में इंडेक्स फंड को देखा जाए तो उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। जाने माने इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, कई बार एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते और तब भी उनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है। तो बेहतर ये है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए जहां पर मैनेजमेंट फीस बहुत ही कम है। उसके बाद हम बात करेंगे हेज फंड की। हेज फंड मैनेजर बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं और म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और वही जो हेज फंड में इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी एग्रेसिव होता है, जिसके लिए वो कई बार डेरिवेटिव मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हेज फंड में ऐसा नहीं होता है। हेज फंड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए। अगर आपकी नेटवर्क अच्छी खासी है तभी आप हेज फंड में इन्वेस्ट कर पाओगे। वैसे पे इंडिया में हेज फंड पॉपुलर नहीं है। अगर वही यूएस की बात की जाए तो वहां पे हेज फंड काफी पॉपुलर है। वहां के तो जो हेज फंड मैनेजर हैं वही बिलियनर्स हैं। यूएस में हाई नेटवर्क इन्वेस्टर भी बहुत ज्यादा हैं और वहां पर काफी अच्छे हेज फंड भी हैं, जिसकी वजह से हाई नेटवर्क इन्वेस्टर हेज फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ तक जो हमने इन्वेस्टमेंट के तरीके देखे हैं वो ऐसे तरीके होते हैं जिनमें आपको कुछ खुद से ज्यादा नहीं करना होता। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की
आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो उस म्यूचुअल फंड में कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर बेचना है, ये काम आपको नहीं करना होता। ये काम म्यूचुअल फंड मैनेजर करता है। वैसे ही जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है, और जब आप हेज फंड में इन्वेस्ट करते हो तब भी आपको कुछ नहीं करना होता है। जो भी कुछ करना है वो हेज फंड मैनेजर करता है। तो इंडेक्स फंड, हेज फंड और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के ये सब इनडायरेक्ट तरीके हैं। अगर डायरेक्ट तरीकों की बात की जाए तो उसमें स्टॉक मार्केट और स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट आता है। तो यहाँ से आगे हमारा पूरा कोर्स इसी के बारे में है। तो अगले लेक्चर से हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे जिसे वो सॉल्व कर सकता है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक आईटी आउटसोर्सिंग बिजनेस को शुरू करने का प्लान करता है। तभी आलोक को लगता है कि उसे एक बिजनेस पार्टनर की जरूरत है। इतने में वो अपने दोस्त प्रिंस को अप्रोच कर लेता है। तो आलोक प्रिंस के पास चला जाता है और उसे अपनी पूरी आइडिया बताता है कि आईटी इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रॉब्लम हैं और कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ईटीसी। तो ये जो प्रिंस है वो एक आईटी प्रोफेशनल है, तो उसे आलोक का आइडिया अच्छा लगता है। तो फिर वो दोनों मिलकर पूरा एक बिजनेस प्लान बनाते हैं कि कैसे वो इस बिजनेस को शुरू करेंगे और कैसे वो कस्टमर को सर्व करेंगे, उनके कौन कौन से प्रोडक्ट रहेंगे और कौन कौन से सर्विसेज रहेंगे, और सभी पर रिसर्च करते हैं। तो जैसे उनका बिजनेस प्लान रेडी हो जाता है वो अपने बिजनेस पर काम करना शुरू कर देते हैं और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए निकल पड़ते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो एक सीए को कॉन्टेक्ट करते हैं और जनरल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करते हैं। आलोक और प्रिंस अपने कंपनी जनरल कंसल्टेंसी में 50-50 का ओनरशिप रखते हैं, यानी कंपनी में 50% का हक आलोक का है और 50% का हक प्रिंस का है। कहने का मतलब ये है कि आलोक और प्रिंस के पास, दोनों लोगों के पास कंपनी का आधा आधा ओनरशिप रहेगा। कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पर काम करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ कस्टमर को भी वो ढूंढने लगते हैं। प्रिंस को आईटी इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा कस्टमर बेस भी मिलने लगा था। स्टार्टिंग में उनको कुछ क्लाइंट्स मिल जाते हैं जिनसे उनका बिजनेस शुरू हो जाता है। देखो, अगर कोई भी बिजनेस हो, शुरुआत में डिफिकल्टी जरूर आता है। इस बिजनेस में आलोक और प्रिंस को भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, लेकिन वो इन डिफिकल्टी को ध्यान नहीं देते और अपने काम पर फोकस करते हैं। जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो शुरुआत में एक ऐसे मुकाम पर आ जाता है कि वो कभी भी फेल हो सकता है। जनरल कंसल्टेंसी के साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ, लेकिन उन शुरुआत समय में भी इन्होंने हार नहीं मानी और स्ट्रगल किया, जिससे स्टार्टिंग के कुछ स्ट्रगल के बाद उनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। जनरल कंसल्टेंसी को अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा, तो उन्होंने अपना एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल भी क्रैक कर लिया और उनको एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा। आलोक और प्रिंस को लगा कि अब यहाँ से उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आलोक और प्रिंस चाहते थे कि वो अच्छे खासे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना पाएँ ताकि वो अपने फील्ड में अच्छे और ज़्यादा क्लाइंट को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएँ। इन सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको ज़रूरत है पैसों की। नाउ अब ये पैसा कहाँ से आएगा? आलोक और प्रिंस के पास कोई सेविंग नहीं थी। उनका जो भी सेविंग था वो अपने बिजनेस को शुरुआत करने में ही खर्च हो गया था। साथ ही साथ जब उन्होंने अपनी ये कंपनी शुरू किया था तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी कुछ पैसे उधार लिए थे और दोस्तों से भी। तो इस तरह दोस्त, रिश्तेदार और अपनी सेविंग, ये रास्ता तो उनके लिए बंद हो चुका था। तब वो अपने बिजनेस के फंडिंग के लिए कुछ और रास्तों की तलाश कर रहे थे। तब आलोक और प्रिंस ने देखा कि वो कहां से पैसा उठा सकते थे। तब उनके सामने बैंक का ऑप्शन था, एंजल इन्वेस्टर का ऑप्शन था, वेंचुरल कैपिटल का ऑप्शन था और स्टॉक मार्केट का ऑप्शन था। तो आलोक और प्रिंस को लगा कि ये कुछ ऑप्शन हैं जिनके बारे में उनको सोचना चाहिए।
तो आलोक और प्रिंस ने जिन 4 ऑप्शन के बारे में सोचा वो 2 कैटेगरी में बंटते हैं, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। चलो समझते हैं ये डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होते हैं। बैंक एक डेट फाइनेंसिंग का ऑप्शन है। जब कोई कंपनी लोन लेती है तो उन्हें ये पैसा ब्याज यानी इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है, तो बैंक से लिया हुआ कर्ज डेट फाइनेंसिंग में आता है। अब हम बात करते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग की। जब कोई कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग से पैसा उठाती है तो वो पैसा कंपनी को वापस नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल एंजल इन्वेस्टिंग, वर्चुअल कैपिटल, स्टॉक मार्केट, ये सारे इक्विटी फाइनेंसिंग के तरीके हैं। तो जब कोई एंजल इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है तो उस स्टार्टअप को उनका पैसा रिटर्न नहीं करना होता, बल्कि उन्हें कंपनी में ओनरशिप देना होता है, यानी भागीदारी देनी होती है। तो आलोक और प्रिंस के पास 2 ऑप्शन थे, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में उनके पास ऑप्शन था बैंक से लोन लेना, और इक्विटी फाइनेंसिंग में उनके पास ऑप्शन था एंजल इन्वेस्टर, वेंचुरल कैपिटल या स्टॉक मार्केट से फंडिंग उठाना। अगर वो बैंक से पैसे लेते हैं तो उन्हें ये पैसा ब्याज के साथ वापस करना होगा, और अगर वो स्टॉक मार्केट, एंजल इन्वेस्टर या वेंचुरल कैपिटल से पैसे उठाते हैं तो उन्हें उन इन्वेस्टर को अपनी ओनरशिप देनी होगी। अब इन्वेस्टर को ओनरशिप देने के बाद आलोक और प्रिंस का ओनरशिप पैटर्न क्या रहेगा, डेट फाइनेंसिंग के क्या फायदे और नुकसान हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग के क्या फायदे और नुकसान है, इसे हम सामने बैंक, स्टॉक मार्केट, एंजल इन्वेस्टर, वेंचुरल कैपिटल, ये कुछ ऑप्शन थे। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका उन्हें बैंक का लगा, इसीलिए वो बैंक के पास चले गए। जैसे ही उन्होंने बैंक मैनेजर से बिजनेस लोन से रिलेटेड बात किया, तब बैंक मैनेजर ने बताया कि जनरल कंसल्टेंसी आलोक और प्रिंस की कंपनी को बैंक लोन नहीं दे सकती, क्योंकि कंपनी के पास उतनी कोलाइटरल नहीं है, यानी जनरल कंसल्टेंसी के पास सफिशिएंट कोलाइटरल नहीं है, यानी गिरवी रखने के लिए सफिशिएंट एसेट नहीं है, और उनकी कंपनी का वैल्यूएशन भी सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से बैंक उन्हें लोन नहीं दे सकती। बैंक एंजल इन्वेस्टर की तरह आइडिया और फ्यूचर ग्रोथ पर लोन नहीं देती है। बैंक बड़े लोन कोलैटरल के बेसिस पे देती है। बैंक का ऑप्शन आलोक और प्रिंस के लिए लगभग बंद ही हो गया। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन स्कीम लॉन्च किया था। तो मुद्रा लोन के तहत छोटे बिजनेसेस को 10 लाख का लोन विदाउट कोलैटरल मिल जाता है। कहने का मतलब है बिना कुछ गिरवी रखे हुए मिल जाता है। लेकिन आलोक और प्रिंस के लिए ये अमाउंट काफी नहीं थे। फिर उनके पास 3 ऑप्शन थे, एंजल इन्वेस्टर, वेंचुरल कैपिटल और स्टॉक मार्केट। तो अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में अर्ली स्टेज स्टार्टअप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते। जिन कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा बिजनेस परफॉर्मेंस है, वही कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा रेंज कर सकती है। आलोक और प्रिंस की कंपनी जनरल कंसल्टेंसी बहुत ही नई कंपनी थी। वैसे पे भी स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है और एक्सपेंसिव भी है। जिस कंपनी को स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठाना होता है, उसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करना होता है, फिर DRHP दैट इज ए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव बनाना होता है, फिर उसे सेबी दैट इज ए सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, उसे वहां पर सबमिट करना होता है, और फिर आगे ये प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस के भी बारे में हम किसी एक लेक्चर में सेपरेट में बात करेंगे। तो फिर स्टॉक मार्केट का भी रास्ता आलोक और प्रिंस के सामने से बंद हो गया। तो हम देखते हैं कि ये वेंचुरल कैपिटल है क्या। वेंचुरल कैपिटल बेसिकली जिन इन्वेस्टर को स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना होता है उनसे पैसा रेज करता है, यानी जिन इन्वेस्टर को पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है वो अपना पैसा वेंचुरल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर ये वेंचुरल कैपिटल इन्वेस्टर से उठाया हुआ पैसा स्टार्टअप में
इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरफ से वो म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं। पर म्यूचुअल फंड और वेंचुरल कैपिटल में मेन डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, वहीं वेंचुरल कैपिटल गिने चुने हाई नेटवर्क इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं। दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर 500 से 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वेंचुरल कैपिटल में आप 500 या 1000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वेंचुरल कैपिटल सिर्फ हाई नेटवर्क इन्वेस्टर से ही पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी उन्हीं इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करते हैं जिनकी नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड और वेंचुरल कैपिटल में अगला डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड डेट मार्केट और स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं और वहीं वेंचुरल कैपिटल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर आलोक और प्रिंस फंडिंग के लिए वेंचुरल कैपिटल को अप्रोच करने चले गए, लेकिन बहुत सारे वेंचुरल कैपिटल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे रिजेक्शन के बाद उन्हें पता चला कि वेंचुरल कैपिटल बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप में रियली इन्वेस्ट करते हैं। वो मेनली ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, यानी उन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल सेट है और वो कंपनी ग्रोथ स्टेज पर है। आलोक और प्रिंस की कंपनी अभी तो बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज पर थी, ना ही उनका बिजनेस मॉडल सेट था और ना ही वो ग्रोथ स्टेज पर थे। वो तो अपने बहुत ही शुरुआती दौर पे थे। तो फिर अगला ऑप्शन जो उनके सामने था वो था एंजल इन्वेस्टर, यानी एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करना। एंजल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल होता है जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। एंजल इन्वेस्टर अर्ली स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, यानी उन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही शुरुआती दौर की है। तो आलोक और प्रिंस की कंपनी अभी शुरुआती दौर की थी, तो इसलिए उन्होंने एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने एंजल इन्वेस्टर के साथ अपना मीटिंग फिक्स करने लगे और उन्हें अपना बिजनेस प्लान बताने लगे कि इस तरह का बिजनेस हमने शुरू किया है, इस तरह का एक्सपर्टीज हमारे पास है और ये प्रॉब्लम जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो शुरुआत में 2 एंजल इन्वेस्टर ने आलोक और प्रिंस के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें फंडिंग नहीं दिया, लेकिन फिर भी आलोक और प्रिंस ने हार नहीं माना। वो और भी एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करने लगे। तो फिर फाइनली एक एंजल इन्वेस्टर को आलोक और प्रिंस की आइडिया पसंद आ गई और वो उन्हें फंडिंग देने के लिए राजी हो गए। मान लेते हैं उस एंजल इन्वेस्टर का नाम रोहन पटेल है। तो मिस्टर रोहन पटेल से आलोक और प्रिंस की कंपनी जनरल कंसल्टेंसी को 2 करोड़ की फंडिंग मिल गई। तो इस तरह से जनरल कंसल्टेंसी को फंडिंग मिल गई। इस फंडिंग की वजह से आलोक और प्रिंस ने अपने काम को बढ़ाना शुरू किया, जिसकी वजह से उनका रिवेन्यू भी बढ़ने लगा और कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगी। नाउ सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी, जिसकी वजह से आलोक और प्रिंस को लगा कि उन्हें और फंडिंग उठाना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ा सके। तो इस तरह से आलोक और प्रिंस का बिजनेस अब ग्रोथ टैग पर आ चुका था। तो अब आपको कमेंट में बताना है कि आलोक और प्रिंस नेक्स्ट फंडिंग कहाँ से उठाएंगे, बैंक से, वेंचुरल कैपिटल से या फिर स्टॉक मार्केट से। ताकि जनरल कंसल्टेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो अपना एक्सपेंशन करने के लिए एक और फंडिंग उठाना चाहती है। इस बार जनरल कंसल्टेंसी थोड़ा ज़्यादा फंडिंग उठाना चाहती है, यानी 100 करोड़ के करीब। जैसे कि हमने देखा था कि जनरल कंसल्टेंसी अपनी पहली फंडिंग एंजल इन्वेस्टर से उठाई थी, तब उन्होंने 2 करोड़ की फंडिंग उठाई थी और अब कंपनी 100 करोड़ की फंडिंग उठाना चाहती है। पर नॉर्मली एंजल इन्वेस्टर इतनी बड़ी फंडिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने बीसी यानी वेंचुरल कैपिटल से फंडिंग उठाने का फैसला किया। तो फिर उन्होंने कुछ वेंचुरल कैपिटल को अप्रोच करना शुरू किया। कंपनी के अच्छे ग्रोथ के चलते उन्हें तुरंत वेंचुरल कैपिटल से फंडिंग मिल गई। तो इस तरह से एबीसी पार्टनर उन्होंने 100 करोड़ की फंडिंग उठाई। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी की ग्रोथ और तेजी से बढ़ने लगी। कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाने लगी।
कंपनी के अच्छे बिजनेस के चलते जनरल कंसल्टेंसी का अच्छा नाम होने लगा और उन्हें अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे। कंपनी के इस ग्रोथ से आलोक और प्रिंस खुश थे और वो एंजल इन्वेस्टर खुश थे और ABC BC पार्टनर भी खुश थे। अगले 2-3 सालों तक कंपनी की ऐसे ही ग्रोथ बरकरार रही। हाँ, बीच बीच में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन कंपनी ने उन्हें मैनेज कर लिया और अपने इसी ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए कंपनी और फंडिंग उठाने की प्लानिंग कर रही थी। इस बार कंपनी 1000 करोड़ की फंडिंग उठाने की प्लानिंग कर रही थी। वहीं ABC पार्टनर, जिसने जनरल कंसल्टेंसी में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो भी अब इस कंपनी से एग्जिट करना चाहते थे और अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते थे। यानी कंपनी के इस अच्छी ग्रोथ के बाद वो अपना स्टेक बेच देना चाहते थे और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहते थे। जब किसी कंपनी को अच्छा खासा पैसा रेज करना होता है और साथ ही उस कंपनी के कुछ इन्वेस्टर को एग्जिट करना होता है, तो कंपनी अपना IPO लॉन्च करती है। IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी जनरल कंसल्टेंसी ने अब स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने की प्लानिंग कर ली थी। स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से समझने के लिए हम पहले समझते हैं एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचुरल कैपिटल और स्टॉक मार्केट के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठा लेती है तो उसके जरिए कोई भी इंसान शेयर बाई कर सकता है और सेल कर सकता है बड़े ही आसानी से। वहीं अगर आप एंजल इन्वेस्टर हो तो किसी स्टार्टअप का शेयर खरीदना या बेचना बहुत आसान नहीं होता है। एंजल इन्वेस्टर में या तो कंपनी को एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करना होता है या तो एंजल इन्वेस्टर को कंपनी को अप्रोच करना होता है। और मान लो किसी एंजल इन्वेस्टर ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है तो उस शेयर को बेचना आसान नहीं होता है। आपको कोई और इन्वेस्टर को ढूंढना होता है। अगर वो इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है तो फिर आप उसे अपना शेयर बेच सकते हो, या फिर आपको उस स्टार्टअप के IPO तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। जनरली एंजल इन्वेस्टर और वेंचुरल कैपिटल जब उस कंपनी का IPO आता है जो लोग इन्वेस्ट किए हैं तब उस कंपनी से एग्जिट करना पसंद करते हैं। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले देखा कि जोमेटो का IPO आया था तो उस जोमेटो के कुछ इन्वेस्टर ने एग्जिट कर दिया। दूसरा डिफरेंसेस ये है, एंजल इन्वेस्टर और वेंचुरल कैपिटल कंपनी में तब इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी अपने स्टार्टिंग दौर पे होती है, यानी जब कंपनी छोटी होती है। तो जब कंपनी छोटी होती है तब कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ग्रोथ की स्पीड भी ज़्यादा होती है, पर एट द सेम टाइम कंपनी का फेल होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी एंजल इन्वेस्टर या वेंचुरल कैपिटल के इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो उन्हें बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। वहीं जब कंपनी स्टॉक मार्केट तक आ जाती है तब तक कंपनी बड़े लेवल तक पहुंच चुकी होती है, जहां से बहुत कम कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाती है। यानी वहां से कंपनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती जितनी शुरुआती दौर में बढ़ रही थी। पर एट द सेम टाइम जब तक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है तब तक कंपनी वेल सेटल कंपनी बन जाती है, जहां से कंपनी के फेल होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, यानी कंपनी के शुरुआती दौर के मुकाबले कम हो जाते हैं। तो चाहे एंजल इन्वेस्टिंग हो, वेंचुरल कैपिटल फंडिंग हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, ये सारे इक्विटी फंडिंग के तरीके हैं। तो आप एज एंजल इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो या फिर स्टॉक मार्केट के जरिए किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो उसका मतलब है आप उस कंपनी को पैसा देते हो और कंपनी उसके बदले आपको कंपनी का शेयर यानी आपको हिस्सेदारी देती है, यानी ओनरशिप देती है। तो यहाँ से आगे हम IPO प्रोसेस को पूरी तरह से समझेंगे, साथ ही स्टॉक मार्केट को समझना यहाँ से हम शुरू कर देंगे। इसी स्टोरी को कंटिन्यू करके हम अगले स्टोरी में स्टॉक मार्केट को डिटेल में समझेंगे। देखिए, चाहे एंजल इन्वेस्टिंग हो, वेंचुरल कैपिटल हो या फिर स्टॉक मार्केट, ये कोई उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी आप समझते हो। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को यहाँ से हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा
आलोक और प्रिंस की कंपनी जनरल कंसल्टेंसी आईपीओ के बारे में सोच लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आईपीओ होता क्या है, जनरल कंसल्टेंसी आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करेगी, कैसे वो स्टॉक मार्केट से पैसे उठाएगी। ये सारी प्रोसीजर हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमसे जो और YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए जय हिंद।